अमृत कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके बीच मैं इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र जिसका जो चैप्टर है मोहम्मद बिन तुगलक, जो टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं के बारे में आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। आइए हम सभी चर्चा करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की वो कौन कौन सी योजनाएं थी जिसको वह विस्तार रूप दे करके साम्राज्य को एक सुदृढ़ आधारशिला प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी और एक विलक्षण प्रतिभा वाला शासक था। वह जनता के हित और राज्य की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए नित नए प्रयोगों का, नित नए खोजों का प्रयोग करके एक सुदृढ़ साम्राज्य को खड़ा करने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा था। ऐसे में इतिहासकार वर्ली ने उसके द्वारा 5 नवीन योजनाओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। वह चाहता था कि हम योजनाओं के द्वारा जनता को लाभ दें और साम्राज्य के विस्तार में भी बढ़ोतरी हो। ऐसे में उसने जो योजनाएं क्रियान्वित की वह निम्नवत है। पहला योजना था 2 आब में कर वृद्धि। पहला है 2 आब में कर वृद्धि। दूसरा है राजधानी परिवर्तन। तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथा है खुरासान अभियान और 5वां है कराची अभियान। 5 प्रकार की उसकी योजनाएं थी। 2 आब में कर वृद्धि और दूसरा है राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, कराची अभियान और खुरासान अभियान। ये 5 प्रकार की उसकी योजनाएं थी जिसको लागू करके वह साम्राज्य को एक सुदृढ़ साम्राज्य विस्तार देने में उसकी नई योजनाएं क्रियान्वित की। आइए हम सभी बारी बारी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नवीन योजनाओं के बारे में हम सभी अध्ययन करें। पहला है 2 आब में कर वृद्धि। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने उपज को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। साथ ही साथ अधिक उपजाऊ क्षेत्र, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। 2 आब का मतलब होता है उपजाऊ क्षेत्र। यहाँ पर ये जो क्षेत्र था वो पंजाब का हिस्सा था, जहां पर पानी की अधिकता थी। उपजाऊ प्रदेश में 2 आब कर की वृद्धि की घोषणा की। यह वृद्धि लगभग 1/10 से 1/20, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह योजना 1/10 से 1/20 के बीच थी, जो कि अनुचित नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि इतनी वृद्धि किसानों पर कोई अधिक दबाव नहीं डालती थी। क्यों? क्योंकि यह प्रदेश कैसा था? उपजाऊ। यहाँ पर अन्न की उत्पादकता व्यापक पैमाने पर होती थी, सरप्लस प्रोडक्शन होता था, जिससे किसान अपने भर पेट भोजन के लिए अन्न भी रखते थे और जमींदार और साहूकार या सुल्तान को कर देते भी थे, जिससे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती थी। इस नाते मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इस क्षेत्र में अगर हम कर में वृद्धि कर देते हैं तो किसानों के ऊपर कोई विशेष दबाव नहीं पड़ेगा और सुल्तान के राजस्व में वृद्धि भी होगी। उसकी सोच तो बहुत अच्छी थी, दूरदर्शी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस क्षेत्र में जब उसने कर वृद्धि की घोषणा की, उसी साल इस क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, जिसके नाते उत्पादन में कमी हो गई, उत्पादन न के बराबर हुआ, या यह कहे कि उत्पादन हुआ ही नहीं।
ऐसे में जो भू राजस्व के जो अधिकारी थे, उन्होंने जो निश्चित राशि तय की गई थी, उन निश्चित राशि को निर्दयता पूर्वक किसानों से वसूल करने का प्रयत्न किया गया। असहाय रिहाया घबरा गई, जबकि शक्तिशाली जमींदारों ने लगान देने से भी इनकार कर दिया। किसानों ने अपना काम बंद कर दिया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ऐसी पहली स्थिति थी जो कि अकाल के समय में भी जबरदस्ती लगान वसूल किया गया। उपज में कई किसानों ने आग लगा दी। धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई और दो आब के विद्रोहों को सख्ती के साथ दबाया गया, क्योंकि जो सुल्तान उलेमा वर्ग को उनकी गलतियों के लिए क्षमा नहीं कर सकता था, वह जमींदारों के विद्रोह को कैसे सहन कर सकता था। इन विद्रोहों का प्रभाव दूसरे प्रदेशों में भी हुआ तथा गड़बड़ी फैलनी शुरू हो गई। बर्नी ने 1334 ईस्वी में जिस गड़बड़ी का विवरण दिया है, वह वस्तुतः 2 आब में कर वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुई थी। इस प्रकार इसकी यह योजना पूर्ण रूपेण असफल हो गई। आइए हम सभी चर्चा करते हैं उसकी दूसरी योजना, जिसका नाम है राजधानी परिवर्तन। सुल्तान की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन था। 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन से पूर्व दिल्ली को देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया गया था। इसामी लिखता है, ऐसा मिलता है कि सुल्तान खूनी एवं रक्त पिपासु था। वह दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था। हालांकि इसकी प्रमाणिकता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वे लोग सुल्तान के महल में गालियों वाले पत्र भेजते थे। ये कहता है कि राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य यही था, क्योंकि दिल्ली की जो जनता थी वह सुल्तान को चिट्ठी लिखती थी और चिट्ठी में गालियां लिख करके महलों में फेंका करती थी, जिस नाते प्रजा को दंड देने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन करने का ख्वाब देखा। हालांकि इसकी प्रमाणिकता नहीं मिलती है। बर्नी के अनुसार चूंकि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं में एक जैसी दूरी थी, अतः इससे नई राजधानी के लिए चुना गया। देवगिरी दौलताबाद मुस्लिम संस्कृति का भी केंद्र था। इसी स्थान पर वह बहमनी राज्य का विकास हुआ। देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया। लेकिन जब राजधानी परिवर्तन किया गया तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वहां पर मतलब दिल्ली में कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि कुत्ते, बिल्ली, चूहे, खरगोश, कबूतर, इन सभी को उठा करके दौलताबाद शिफ्ट किया गया, जिससे जनता को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा और अंततोगत्वा राजधानी परिवर्तन की जो योजना थी वह पूर्णतया असफल हो गई। आइए हम सभी चर्चा करते हैं तीसरी योजना पर, जिसका नाम है सांकेतिक मुद्रा। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किया था, क्योंकि लगातार दूसरे राज्यों को जीतने की सुल्तान की योजना, साथ ही उदारता, दानशीलता जो सुल्तान के स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी, के कारण राजकोष रिक्त हो रहा था। उसने तांबे और इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए। बर्नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए एनबीटी को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पूर्ववर्ती चीन के मंगोल शासक कुबले खां द्वारा चलाए गए कागज के सिक्के तथा फारस के शासक गैताफू खां द्वारा इस तरह की एक प्रयोग से उत्साहित होकर के सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ था चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रचलन। कांसे के टंके का मूल्य चांदी के टंके के
मूल्य के समतुल्य रखा गया था। इस नाते आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इसका मूल्य बढ़ गया, जिससे लोगों ने इसका भंडारण करना शुरू कर दिया और अंततोगत्वा यह योजना भी पूर्ण रूपेण असफल हो गई। नेक्स्ट योजना है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान में त्रिमैत्री संगठन था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और तलमासरीन और मिस्र के सुल्तान, ये तीनों एक तरफ थे और दूसरी तरफ खुरासान का शासक, खुरासान का सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध यह योजना बनाई गई थी। किंतु जब सुल्तान की सेना तैयार हुई तो ट्रांस आक्सियाना में राजनैतिक परिवर्तन होने के कारण तलमासरीन को शासक पद से हटा दिया गया। इस प्रकार यह अभियान कभी भी प्रारंभ न हो सका। बर्नी के अनुसार इस सैनिक अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना खड़ी की गई थी और सैनिकों को पूरे 1 वर्ष का वेतन भी प्रदान कर दिया गया था। और यह योजना, जैसा कि बताया कि यह योजना प्रारंभ ही न हो सका, लेकिन उसके बदले में पूर्व ही सैनिकों को पूरे 1 वर्ष का वेतन दिया गया था, यानी कि धन का बर्बाद होना था यहाँ पे, जिसके नाते यह योजना भी पूर्ण रूपेण असफल हो गई। नेक्स्ट और अंतिम योजना है कराची का अभियान। सैनिक अभियान की अगली विजय योजना थी कराची अभियान। इसका सर्वाधिक विनाशकारी अंत हुआ। कराची की तुलना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेशों के साथ की गई। तिब्बत की सर्दी और बर्फीले तूफान में सुल्तान की लगभग संपूर्ण सेना मारी गई। जो सैनिक इस प्राकृतिक आपदाओं से बच गए वे प्लेग में मारे गए। इसके साथ ही साथ हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। थैंक यू।